जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नदीम जावेद जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के नेता हमारे साथ स्टूडियो में हैं और माधव आनंद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में। आप सभी का बहुत स्वागत है। और नदीम जावेद से मैं पहला सवाल लेना चाहता था लेकिन उनके पास आवाज नहीं जा रही। हाँ, पर इतना जरूर है कि मैं ये मानता हूं कि आप में से कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, इसलिए ये तो नहीं बता सकता कि 2019 में राहुल गांधी ही पीएम होंगे या नहीं, या मोदी पीएम होंगे या नहीं। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि आप लोग सब जो हैं समझदार नेता हैं या अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, तो जरूर मौजूदा परिस्थिति को देखकर एक आकलन कर सकते हैं कि 2019 में क्या होता दिख रहा है। ऐसे में जैदी साहब, राहुल गांधी का जो ये दावा है कि वो पीएम बन सकते हैं, क्या सीपीआई को ये लगता है कि 2019 में राहुल गांधी पीएम हो सकते हैं? देखिए, भविष्यवक्ता तो नहीं, लेकिन पीएम कोई बनेगा ये तो नहीं कह सकता। लेकिन मोदी जी पीएम नहीं होंगे ये भविष्यवाणी जरूर कर सकता नहीं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखकर क्या राहुल गांधी आपको लगते हैं पीएम हो सकते हैं? देखिए, देश का कोई भी नागरिक पीएम बन सकता है। 2019 तो योग्यता की बात और योग्यता सुन लीजिए, योग्यता बन सकता है और राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, उसमें आपत्ति क्या है? मेरा 2019 का जो चुनाव होगा नीतियां बनाम नेता होगा। नेता बनाम नेता नहीं होगा, नीतियां बनाम नेता होगा। ऐसा नेता चाहिए जो झूठ बोलता है, ऐसा नेता चाहिए जो ये कहता है कि मैं विकास करूंगा लेकिन विकास का नाम पकौड़ा रख देता है। ऐसा नेता चाहिए जो मैं कहता है मैं काला धन लाऊंगा लेकिन अपने ही देश का धन, सफेद धन उठा के छोटे मोदी के हाथ में दे देता है कि लाओ विदेश लेके चले जाओ। ऐसा नेता चाहिए जो किसानों को झूठ बोलता है कि तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन वो जब जंतर मंतर पे आते हैं तो मलमूत्र पी के वापस जाते हैं, जब आंदोलन करते हैं तो नक्सलवादी कहा जाता है। ऐसा नेता चाहिए जो कॉलेज के बच्चों को सेडिशन चार्ज के अंदर लगा लगा के बंद करता है। ऐसा नेता चाहिए जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो सहारनपुर में या ऊना के अंदर या कहीं भी उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं ये ऐसा नेता चाहिए जब बच्चियों का बलात्कार हो तो उसके समर्थक तिरंगा। कि नरेंद्र मोदी में ये इतनी खामियां हैं जिसकी वजह से मोदी तो पीएम नहीं बन रहे। मेरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी उस महागठबंधन के नेता हो सकते हैं जिसकी चर्चा हो रही है? सीपीआई को मंजूर है, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? क्या तो सीपीआई को मंजूर है, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस का अंदरूनी क्या वो अखिलेश यादव, क्या वो मायावती, क्या वो ममता बनर्जी से बेहतर नेता होंगे अगर पीएम होंगे? देखिए, मैंने कहा नीतियां बनाम नेता होगा। नीतियां बना लीजिए, नेता खुद पैदा हो जाता है। अरे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता सामने खड़ा है। जो दल, जिसके दल के सबसे ज्यादा एमपी होंगे, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार उसे होगा जो यूपीए बनेगा, जो भी उसका ढांचा होगा। जिसके ज्यादा एमपी होंगे वो अपना नेता चुनेगा। तो इस आधार से राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो मैं पीएम क्यों नहीं बन सकता? ठीक कह रहे हैं वो। अनुराग भदौरिया साहब, क्या समाजवादी पार्टी को यह एक्सेप्ट होगा कि 2019 में अखिलेश यादव नहीं बल्कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने अगर बीजेपी हारती है तो? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है और तय है, जैसा जैदी साहब ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में नहीं आ रही है, मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, ये तय है। क्योंकि इस देश को झूठे लोग नहीं चाहिए। जब भी इस देश को ठगने की, झूठ बोलने की, बहलाने की कोशिश की गई है तो लोकतंत्र की हमेशा जीत हुई है। आज लोकतंत्र की, जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है इस पार्टी के द्वारा, जो आपने वादे की उस वादे पे तो आप आते नहीं हो, पता नहीं कौन कौन सी चीजों पे चले जाते हो, कभी धर्म की चीजें पैदा करते हो। जैसे सर, मैं मान गया, आपकी बात मान गया कि मोदी पीएम नहीं होंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर मोदी झूठे हैं तो जनता किसको सच्चा मानेगी, अखिलेश यादव को या राहुल गांधी? नीतियों को। जो लोग नीतियां लेके आएंगे, जो दल नीतियां लेके आएगा, जो नीतियों पे बात करेगा, उसका वो से नेता मानेगा। इसका मतलब सपा के पास नीतियां नहीं होंगी। नीतियां सिर्फ कांग्रेस के पास होंगी, सपा के पास नहीं होंगी, सीपीआई के पास नहीं होंगी, ममता बनर्जी के पास नहीं। जो बोलने नहीं दोगे तो क्या बोलो, बताओ यार। विपक्षी दलों का एक गठबंधन होगा जो नीतियों पे आधारित होगा और विपक्ष की आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है, ऊपर से बोलना चाह रहा हूं तो बीच में कोई बोल रहा है। अच्छा, बोलिए। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, लोकतंत्र में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सारी पार्टियां जब जीत के आएंगी, अपने अपने क्षेत्रीय दल जीत के आएंगे, कांग्रेस जीत के आएगी, अन्य पार्टियां जीत के आएंगी, उसके बाद
मीटिंग होगी, अपने आप नेता चुन लेंगे। उसके लिए मुझे नहीं लगता नहीं कि किसी को परेशान होने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपने आप चुन लिया जाता है, जिसकी संख्या होती है, जिसको सब लोग मिलकर चुनते हैं उसको नेता चुन लेते हैं। इसके पहले भी होता आया है कि भाई सारी पार्टियां मिलकर जीती हैं, उसके बाद मीटिंग हुई है और इलेक्शन के बाद लोगों ने अपना नेता चुन लिया है। इसमें तो मुझे तो लगता नहीं इसमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई डिबेट का विषय है। ये मजेदार बात है कि मोदी जी नहीं आ रही है तय है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह चिंता करनी बंद कर देनी चाहिए कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर इस देश का होगा, इसी देश में इन्हीं पार्टियों के बीच का कोई होगा। तो एक चीज तो आपने साफ कर, आ रहा हूं जफर भाई आपके पास आऊंगा, और अपना नेता चुन लेंगे। एक बात तो आपने अनुराग जी साफ कर दी कि महागठबंधन बनेगा, विपक्षी पार्टियां साथ आएंगी, लेकिन चुनाव के पहले उसका कोई चेहरा नहीं होगा। जिसको ज्यादा सीट मिल जाएगी वो वहां पे पीएम बनने की दावेदारी पेश कर देगा। यानी मोदी बनाम कौन होगा ये नहीं पता होगा। मोदी बनाम नीतियां होंगी सर। नीतियां कैसे तय होंगी? नीतियां तय होंगी, सारा विपक्षी दल बैठ के नीतियां करेगा। उधर भी एनडीए, इधर यूपी होगा, और जिसकी नीतियां अच्छी होगी वो इलेक्शन में आएगा। मोदी बना एक चेहरा आप ब्रांड कर देंगे, वो ब्रांड झूठ बोलेगा, वो देश को बड़ा बनाएगा, वो देश जान कि वो चेहरा राहुल गांधी क्यों नहीं होगा जिसको आप रखे कि यही हमारी नीतियों को पूरा करेगा। कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, हाँ। और उसके जाहिर बात है सबसे ज्यादा एमपी होंगे, हाँ। अपना नेता चुनने का अधिकार कांग्रेस को है, हमें नहीं है। हाँ। जिसके ज्यादा एमपी होंगे वो नेता महागठबंधन के नेता की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री चुनाव के पहले वो चेहरा रख देते मोदी भाई, मोदी का चेहरा बीजेपी रखेगी तो महागठबंधन भी तो एक चेहरा लोगों को बताएगा ना कि हम अगर सरकार में आए तो चेहरों पे चुनाव नहीं होता, पार्लियामेंट जो वो नहीं है सर, हर जगह होता है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे पर लड़ती है, मोदी लड़ रहे हैं, वहां पर सिद्धारमैया का चेहरा है, कहां चेहरा नहीं? राजीव गांधी इस देश के वो थे, बड़े नेता और विपक्ष का सफाया था, लेकिन छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस का ही पैदा हुआ वीपी, राजीव गांधी को धराशायी कर दिया। ठीक है जबर भाई, थोड़ा सब्र रखिए। नीतियां चलती है, नेता नहीं चलता है, और ये पहली बार हुआ है नेता के नाम पे देश को भ्रम पैदा किया जा रहा है। नदीम जावेद जी, भ्रम देश का टूट चुका है। ठीक है नदीम जावेद जी, मुझे ये बताइए कि 2014 से लेकर 2018 के बीच में एक तरफ नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस है कि वो लोकसभा में भी जीते, हर चुनाव विधानसभा का जीत रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का परफॉर्मेंस है और अब तो राहुल गांधी की अध्यक्षता में भी पार्टी हार रही है। ऐसा क्या हुआ है जिससे ये माना जाए कि राहुल गांधी 2019 में पीएम बनने जा रहे हैं? देखिए 1984 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिला था। उसके बाद किसी भी दल को 2014 से पहले लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। कई चुनाव हुए, 1984 के चुनाव के बाद 1989 का चुनाव हुआ, 1989 के बाद 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 इतने चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एक बहुत लंबे अरसे के बाद, लगभग 3 दशक के बाद नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिला है। और आने वाला जो चुनाव है उसमें अगर राज्यवार आप देखिए, राजस्थान में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, आज उनकी हालत खराब है। गुजरात के हालात आपने अभी देखे हैं कि वहां पे क्या है, कांग्रेस जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां से भाजपा और उनके सहयोगी दलों की 73 लोकसभा की सीटें आ रही हैं, वहां के जो जमीनी हालात हैं उसमें अभी उपचुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट उन तमाम क्षेत्रों में जहां पे वो मजबूत रहे हैं इस चुनाव में हारते हुए दिखाई देते हैं। तो लगता है कि समान विचारधारा के दल इकट्ठा होंगे और एक ऐसा जनादेश मिलेगा जिसमें 2004 में नदीम जी, ये तो इस बात का जवाब था कि नरेंद्र मोदी पीएम कैसे नहीं बनेंगे। आपने इसका जवाब दे दिया कि जहां जहां बीजेपी ने 2014 में अच्छा परफॉर्म किया था और शायद क्लीन स्वीप कर लिया था, वहां सीटें कम होंगी और बीजेपी जो है वो स्पष्ट बहुमत के आंकड़े के नीचे आ जाएगी, इसलिए उसका सरकार बनाना संभव नहीं होगा। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी पीएम क्यों बनेंगे, उनको लोग अपना नेता क्यों चुनेंगे? आप देखिए कर्नाटक में बीएसपी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करती, वो जेडीएस के साथ करती है। यूपी में कांग्रेस के साथ नहीं करती, वो समाजवादी पार्टी के साथ करती है। तो जहां लोग आपको चुनने के लिए तैयार नहीं है, वो राहुल गांधी को जीत के बाद कैसे चुन लेंगे या उसके पहले कैसे चुन लेंगे, ये मेरा सवाल है। नहीं, बहुत वाजिब सवाल आपने सुशांत जी उठाया है। मैं केवल यह कहता हूं कि 2004 के लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आए थे तो केरला और बंगाल में हम लेफ्ट के खिलाफ लड़के आए थे, मगर लेफ्ट ने हमें समर्थन किया था 2004 में।
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, मगर इन दोनों दलों ने 2004 से लेकर 2014 तक हमें समर्थन दिया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी एक किसी पैनलिस्ट ने बहुत सही बात कही कि नेता के चेहरे के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यक्रम पर और नीतियों के आधार पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर अगर हम समान विचारधारा के दल के लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल इस देश के अंदर एंटी मोदी बना हुआ है, सब लोग इकट्ठा होकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो इस देश के। माधव जी, मैं आपका रिएक्शन लूं उससे पहले एक और पॉलिटिकल रिएक्शन ले लूं जफर भाई का, बहुत देर से बेचारे सब्र के साथ सुन रहे हैं। जफर भाई, ये बताइए, आपने सबको सुन लिया, क्या ये मोदी विरोधी हवा आपको दिख रही है? कर्नाटक चुनाव में साफ हो जाएगी कि ये हवा है भी या नहीं है। और कोई चेहरा न रखना, नीतियों की बात करना, क्या ये दिखाता है कि हर दल अपना ऑप्शन खुला रखना चाहता है कि अगर हमको सीट ज्यादा आई तो पीएम मैं बनूंगा, और ऐसे में राहुल गांधी की दावेदारी कमजोर दिखती है? देखिए सुशांत जी, मैंने सबको सुना। मैं तो पहले ये बताना चाहता हूं कि ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए, कुछ मिला तीनों की जो संख्या लोकसभा में है वो 60 भी नहीं है। उसके बावजूद ख्वाब देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री बनाने का और सरकार बनाने का। देखिए, उस पे मैं कोई आपत्ति नहीं, मुझे इनको ख्वाब देखने का पूरा अधिकार है, इसलिए कि ये सबको पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकार है कि वो क्या सोचता है। लेकिन इस बात को मैं उनके सामने उजागर करना चाहता हूं कि पिछले जब आप चार सालों में अगर किसी एक पार्टी का जनाधार, अनुराग जी उनको बोल लेने दीजिए, अनुराग जी वो बहुत देर से सुन रहे थे, अनुराग जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। अभी एक बार उनको बोल जी, देखिए मैंने किसी को, हाँ नहीं ठीक है, मैं इसीलिए रोक रहा हूं। उनका पीडर डाउन कीजिए, ये तरीका गलत है, ये अनसिविलाइज लोगों को आप ले आते हैं। आप बोलिए, मैंने उनको रोक दिया है। आप बोलिए सर, आप बोलिए कि इनके 5 समाजवादी पार्टी की 5 संख्या है, उनके मुखिया 5 संख्या है और वो मुखिया बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सीपीआईएम के 8-9 है, वो बनना चाहते हैं किंग मेकर। कांग्रेस के 40 प्रधानमंत्री बने। चिंता मत कीजिए, 2 पे पहुंच मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में किस पार्टी का जनाधार बढ़ा है? अगर आप देखें वोटिंग पैटर्न, आप देखें इलेक्शन में रिजल्ट, या आप देखें म्युनिसिपल इलेक्शन में रिजल्ट, तो आप किस पार्टी का जनाधार बढ़ा है? क्या कांग्रेस का बढ़ा है? क्या समाजवादी पार्टी का बढ़ा है? जफर भाई, अगर बीजेपी का बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार हर जगह बनाई है, और इन जैसे पार्टियों को लोगों ने नकारा है। देश के इनकी अगर इनमें जरूरत भी होती तो कम से कम इस चीज को की समीक्षा करते कि पिछले 4 सालों में आखिर हुआ क्या है, किस पार्टी को कौन सी पार्टी सिमटी है। यानी आप कह रहे हैं मौजूदा परफॉर्मेंस को देखकर बीजेपी के 2019 में सत्ता में वापस लौटने की गुंजाइश। सर मुझे ब्रेक लेना है, उसके पहले मैं माधव जी का एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। झूठ पे पूरी राजनीति नहीं चला करती है सर, और आपने देश को जो झूठ बोल के गुमराह किया है, और एक ब्रांडिंग की, हम कह रहे हैं नेता पे चुनाव होगा, नीतियों पे होगा, नेता पे नहीं होगा। और वो नेता आपका फेल हो चुका है, उसके बाद सिर्फ भाषण शैली है और कुछ नहीं है। माधव जी, भाषण शैली के अलावा अगर आपके नेता के पास कुछ तो बताओ, नीति हो तो बताओ। जैदी साहब थोड़ा सा रुक जाइए। भारतीय लोकतंत्र की एक यही ब्यूटी है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री का ख्वाब जैसे रख सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या राहुल गांधी में वो कैपेबिलिटी है? पहला प्रश्न ये उठता है। अब अगर देखेंगे, राहुल गांधी का इतिहास पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनमें अभी भी जो है लीडरशिप की क्वालिटी की कमी है। और जहां तक बात है कि कांग्रेस में वो सर्वमान्य नेता हो सकते हैं, लेकिन जब गठबंधन की बात होती है, अगर अकेले कांग्रेस 2019 में सरकार बनाने के लायक होगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे तो लगता है सिंगल लार्जेस्ट। मुझे एक चीज बताइए कि क्या कैपेबिलिटी की बात रह जाएगी क्या जब आपको ये दिखेगा कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और मोदी को रोकने के लिए राहुल गांधी को नेता बनाना जरूरी है या पीएम बनाना जरूरी है, तो लोग ये देखेंगे कैपेबिलिटी या ये देखेंगे कि मोदी को रोको भैया? देखिए, मोदी के, देखिए जहां तक बात है, जैसे मेरे पैनलिस्ट ने, दूसरे पैनलिस्ट ने बोला था कि नीतियों पे जैसे वोट पड़ेगा। हम लोगों ने देवगौड़ा की भी सरकार को देखा है, गुजराल जी की भी सरकार को देखा है। आज के डेट में जनता देखती है कि वो लीडर कौन है।
जिसपे कौन लीड करने जा रहा है सरकार को, वो बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास अच्छा लीडर है, आज बीजेपी को क्यों फायदा मिल रहा है? क्योंकि विपक्ष के पास जो है मोदी जी से जैसा चेहरा कोई है ही नहीं, और उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। मोदी एक विजनरी लीडर हैं, मोदी एक बड़े नेता हैं, तो एक अच्छे वक्ता आप ये हैं। कह रहे हैं ये महागठबंधन अगर बिना चेहरे के उतरेगा तो उनको नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले और सुन लीजिए, राहुल गांधी की कुछ अभी कमी सीखने है की कि जरूरत है। लच्छेदार उनको भाषण नहीं दे सकते। अरे सर आ रहा हूं सर, नदीम भाई आपके पास भी आऊंगा। नदीम भाई आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। जैदी साहब एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर महागठबंधन बिना चेहरे के उतरेगा तो क्या नुकसान होगा, और अगर राहुल गांधी लच्छेदार भाषा में भाषण नहीं दे सकते तो फिर किसी उसको लाइए जो भाषण दे सकता है, क्योंकि अगर जनता उसी पे चुनती है तो मुकाबला कम से कम बराबरी का तो हो। इस पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज महाबहस में सीधा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 2019 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या महागठबंधन बना विपक्ष का तो उसे मंजूर होगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जावे? कांग्रेस से अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी से अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई से, और माधव आनंद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। जी जावेद साहब, जो आप कहना चाह रहे थे वो कह लीजिए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, जफर भाई कुछ जोड़ना चाह रहे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जफर भाई पहले आप बोल लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, बीच में हमारी आवाज उस वक्त नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए कि बाहर बहुत डिस्टर्बेंस था। मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्या ये इख्तिलाफ नहीं है कि लोग खुद राहुल गांधी को उनके अपने लेफ्टिनेंट मानने के लिए तैयार नहीं है लीडर। आप देखिए, कल ही एक चीजें चैनल पर इंटरव्यू देते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि बहुत क्रिटिकली जरूरत है सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की लीडरशिप में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। जब ऐसी आवाज ऑट एंड ओपन में आ रही है तो क्या आपको लगता है कि लोगों का विश्वास उन पे होगा? लेकिन जफर भाई मुझे बात बताइए, अभी मान लीजिए कर्नाटक के नतीजे चढ़ के जफर भाई कंधे पे चढ़कर वो चाहते हैं रेस में भाग लेना, ठीक है? ऐसे में रेस में क्या भाग ले सकता है? मुझे ये बताइए, अभी कर्नाटक के नतीजे आएंगे, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आएंगे, जहां पर बीजेपी की सरकारें रही है लंबे समय से। अगर मैं ये कह रहा हूँ, जफर भाई सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कर्नाटक का नतीजा आया, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का आया, और मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस जीत जाती है, तो क्या एक हवा नहीं बन जाएगी, एक मोमेंटम नहीं बन जाएगा? कितना वक्त लगता है ये मोमेंटम बनने में, और राहुल गांधी जो है वो एक चेहरे के तौर पर उभर जाएंगे? इसमें क्या है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप जमीनी हकीकत जानिए, कांग्रेस को कोई विश्वास लोगों का प्राप्त नहीं है आज के दिन में न, और समाजवादी पार्टी और सीपीआई, आप खुद देखिए उनके किले जहां जहां थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में अगर कोई पार्टी जिसका जनाधार बढ़ा, बाकी का किला ध्वस्त हुआ, जनाधार बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी है। बात कर रहे हैं, बात बताइए, आप भी डिबेट सुन रहे होंगे, और हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस बनेगी, कर्नाटक का नतीजा आ जाएगा, फिर आने वाले दिन में आ जाएगा। नदीम जावेद जी, मुझे ये बताइए, आप भी ये बहस सुन रहे होंगे, सीपीआई के नेता हो या सपा के नेता हो, कोई ये खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम चुनाव के पहले राहुल गांधी का चेहरा महागठबंधन के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर देंगे। ये राहुल गांधी की विश्वसनीयता या उनके चेहरे को लेकर विश्वसनीयता है। ऐसे में कैसे माने कि वो चुनाव के बाद सारी बहस को बहुत खामोशी से सुना है, इसलिए जो इस बहस का विमर्श है मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, और मैं समझता हूँ कि आप मुझे 30 सेकंड का जरूर समय देंगे। 1 मिनट दूंगा सर। अगर कोई किसी भी देश की राजनीति में जब चर्चा होती है तो इतिहास की जरूर बात होती है। 2004 बहुत दूर नहीं है। 2004 के लोकसभा के चुनाव के समय सोनिया गांधी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी किया गया था, और अभी बार आप ही की तरफ से ये बात उठाई गई थी कि क्या वक्ता अच्छा होना चाहिए। अटल जी बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत शानदार वक्ता थे, और बहुत शालीनता से बात भी करते थे, मगर चुनाव हार गए। दूसरी बात, अभी नेतृत्व पर सवाल उठाने की बात की गई। याद करिए, सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल पर कांग्रेस के अंदर सवाल उठे। शरद पवार जी, पीए सांगमा साहब और तारिक अनवर साहब ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के खिलाफ होकर उन्होंने एनसीपी बनाई। बाद में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, और पवार साहब ने तो सोनिया जी से जाकर कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। ये अलग बात की सोनिया जी ने स्वीकार नहीं किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार भाजपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि साहब हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है। मैं केवल ये सवाल खड़ा कर रहा हूं और इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे कि उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होता है, आप चुनाव हारते हैं, राजस्थान में उपचुनाव होता है, आप चुनाव हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बिहार में संपन्न हुआ, आप चुनाव हार गए। कहने का तात्पर्य है कि जहां
जिन जिन राज्यों में भाजपा के नेतृत्व की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, वहां की जनता भाजपा को क्यों हरा रही है? इसलिए हरा देती है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपको प्रदेश की जनता जान चुकी है। चूंकि अधिकतर राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है देश के अंदर। सर, मैं सब मोदी सरकार की भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी है, सब कुछ है, पर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर बैठे जैदी साहब, यहाँ पर बैठे भदौरिया साहब, ये खुलकर क्यों नहीं कह रहे कि राहुल गांधी ही वो नेता है जिसको हम महागठबंधन का नेता प्रोजेक्ट करके मोदी के सामने रख देंगे वो चेहरा? जैदी साहब ने क्यों नहीं है? ठीक है, जैदी साहब ने तो बहुत जैदी साहब को ऐसे अगर उनके हुजूर बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। यहां पर प्रधानमंत्री चुना जाता है, सांसद चुने जाते हैं, जो सांसद चुन के आते हैं वो नेता का चुनाव करते हैं, यही तो तरीका है। लेकिन बीजेपी तो मोदी का चेहरा रखेगी, उसका प्रधानमंत्री होगा। बीजेपी तो मोदी का चेहरा रखेगी। राहुल गांधी ने तो अपने से डिक्लेयर कर दिया अपना नाम। राहुल गांधी ने तो पहले ही कर दिया मोदी राहुल गांधी ने तो पहले कर दिया। मुझे जवाब देने दीजिए सवाल मैं एक बात कर रहा हूं। 2004 में सुनिए सुशांत जी मुझे समय दीजिए। 2004 में राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया था आपको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट पार्टी। भाई मेरे इतना परेशान मत होइए, राहुल फोबिया से आप पूरी अपनी हैसियत पर आप बोलेंगे ना। क्यों राहुल गांधी बोलेंगे ना, और आप ताकत की नहीं रहते हैं। सांसद तय करेंगे, लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं पीएम क्यों नहीं बनूंगा। वो भी कहते थे कि महागठबंधन के सांसद तय करेंगे। अच्छा, उनका जवाब सुन लीजिए जफर भाई। सुशांत जी मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए, मुझे समय दीजिए। ठीक है बोलिए जफर भाई, उनका जवाब सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और 2009 में जो आपने सवाल उठाया कि मोदी चेहरा होंगे, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री का चेहरा थे। 2009 के लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूरी पार्टी उनको नेता मानती है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास नंबर आएंगे, हमें बहुमत आएगा, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी। सर वही तो मैं आपको कह रहा हूं, देखिए आपकी बात में राहुल गांधी को लेकर एक लो कॉन्फिडेंस दिखता है। आप खुद मान रहे हैं 2009 में मनमोहन सिंह चेहरा थे, लेकिन अब आप 2018 में कह रहे हैं कि जो सांसद होंगे वो तय करेंगे, आप राहुल गांधी का नाम नहीं रख रहे, तो ये लो कॉन्फिडेंस है। जैदी साहब आपको एक नसीहत देना चाहते हैं, क्या नसीहत है? मेरी बात को ट्विस्ट मत करिए, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही। नहीं जैदी साहब की एक नसीहत भी सुन लीजिए। कहा कि मोदी 2019 में चेहरा होंगे, उसी बात पर मैंने कहा कि 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 2009 में चेहरा आएंगे, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी। जैदी साहब आपको एक नसीहत दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। जैदी साहब उन्हें नसीहत नहीं दे रहे हैं, जैदी साहब सच कहते हैं और बहुत कड़वा आकलन कर रहे हैं। पहले तो जफर भाई की बात का जवाब दे देता हूँ। जफर भाई कह रहे हैं कि वो साहब विस्तार होता जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि भेड़ों को भ्रम हो जाता है या उनमें भ्रम पैदा किया जाता है कि तुम्हारा रखवाला भेड़िया हो सकता है ग्वाले को। अरे भाई, और वो देश की जनता को भ्रम इन्होंने पैदा कर दिया कि साहब देश की जनता ने किसे रखवाले की, पूरी देश की जनता ने आपको नकार दिया। सुन लीजिए, इस तरह की बात आप बहुत कड़ी बात अपने लिए भी कह रहा हूँ, सुन लीजिए, आपके लिए कह रहा हूँ, आपके पक्ष के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ। नकार दिया गलत फहमी का शिकार मत होइए। विपक्ष का बिखराव बीजेपी की जीत है, ये मानता हूँ, और विपक्ष एक होने जा रहा है। जब एक होगा तो आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। दूसरे कांग्रेस के लिए भी नसीहत है। जफर साहब सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए जफर भाई सुन लीजिए। अरे यार सुन लो जफर साहब सुन लीजिए, गलत फहमी मत फैलिए। जनता में भ्रम पैदा हो गया था कि उसका रखवाला भेड़िया भी हो सकता है। अब जनता समझ गई कौन ग्वाला है और कौन भेड़िया है, ये जनता जान गई है। और ये 2019 में आपको औकात आपको पता चल जाएगी। आप ये क्या बात है कि औकात वाली शब्द मेरे को ठीक नहीं लग रहा सर, ये मत बोलिए, लेकिन आप अगली बात बोल दीजिए, ठीक है। दूसरे मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का बिखराव की बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी हैसियत तो आप अकेले लड़िए, आप पार्टी से। अरे तुम्हारी भी हैसियत नहीं है। देश के अंदर जितने विघटनकारी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो आप, जो तिरंगे को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, चाहे वो त्रिपुरा हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, आसाम, हमारे पार्टी सब हमारी लाइक माइंडेड पार्टी के आपके ऊपर सवाल उठना चाहिए। विश्वास उनका देश ताकत है वो पार्टी। आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप कह दीजिए
कुछ करेंगे। हम तो राहुल कांग्रेस को एक नसीहत देता हूं, जो करेगा वही करेंगे। कह दीजिए आप, कांग्रेस कांग्रेस को नसीहत दीजिए। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, किसी को भी बनाए, लेकिन आपके यहाँ जो मणिशंकर अय्यर है, कम से कम उन्हें तलाश के बाहर कर दीजिए, उसके बाद कुछ सोचिए, सपना दीजिए। जावेद साहब, राहुल गांधी को पीएम बनना है तो पहले मणिशंकर अय्यर का इलाज कीजिए। नहीं, मणिशंकर अय्यर जितने, एक मणिशंकर अय्यर नहीं। कांग्रेस के अंदर बहुत मणि है ना, सबको ढूंढ के निकाल दीजिए। एकता भी नहीं होने देना चाहते और अपने नेता को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसका दोष कांग्रेस के ऊपर है। नहीं, देखिए ऐसा है, किसी भी राजनीतिक दल के अंदर संयम से और जिम्मेदारी से किसी भी नेता को बात करने की जरूरत है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है, आम लोगों के जो सवाल है, उससे भागती है। और जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी तरह की इस तरह बयान दे देता है जो भाजपा उसको ट्विस्ट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती है, तो ऐसा हमारा ये विश्वास है और हमारी ये समझदारी है कि कांग्रेस के अंदर हो या कोई भी ऐसे दल जो मोदी की नीतियों के खिलाफ है, दक्षिणपंथी शक्तियों के खिलाफ है, वो तमाम लोग जिम्मेदारी चुनाव लड़े।